सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 5 देख रहे हैं, औद्योगिकीकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पे अगली जो चर्चा है वो है आपके हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ से जो काम करना हो उसे हाथ का श्रम कहते हैं, मैनुअल लेबर। और वाष्प शक्ति का मतलब हुआ, वाष्प मतलब होता है भाप। पानी जब उसको गर्म कीजिए जो उसके ऊपर से निकलता है धुआं, उसे वाष्प कहते हैं। और उससे उसमें जो शक्ति होती है, स्टीम, उसे स्टीम कहते हैं। स्टीम में जो एनर्जी होती है उसके बारे में बात करेंगे। अब विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन, अब विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन क्या हुआ, ये एक जो शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया, उसके बाद जॉर्जिया, इस तरीके से एडवर्ड काल आए ब्रिटेन की शासन में। विक्टोरिया काल का मतलब होता है क्वीन विक्टोरिया का जब शासन था, ये रहा 1937 से लेकर 1901 तक, मतलब 1837 से लेकर 1901 तक रहा। तो उस काल को जब विक्टोरिया वहां की रानी रही तब इसे विक्टोरिया काल कहते हैं। तो उस समय ब्रिटेन में मैनुअल लेबर यानी कि हाथ से काम, मेहनत से काम करने वालों की कोई कमी थी नहीं। अब गरीब किसान और जो बेकार लोग थे, बेकार मतलब जिनके पास काम नहीं था या फिर कहें कि एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो शहर जाते थे। और जब श्रमिक बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कई लोग काम करने वाले हो जाते हैं, तो उनकी तनख्वाह गिर जाती है। जब एक काम करने के लिए केवल कुछ ही लोग रहते हैं तो उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है। इसलिए उद्योगपति जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें ये नहीं दिक्कत थी कि श्रमिक नहीं मिल रहे, उनको ये दिक्कत नहीं थी कि इनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब ऐसी अगर बात हो गई कि जब लोग आराम से मिल जा रहे हैं, लोगों को काम की आवश्यकता है, आराम से आप किसी को भी बुला के काम करवा सकते हैं उनके हाथों से, तो आप मशीनें क्यों लेंगे? मशीनों की कोई दिलचस्पी उस समय थी नहीं। वो ये नहीं चाहते थे कि मजदूरों को कोई अगर वो मशीन ले आए तो मजदूरों को काम कम करना पड़ेगा, है ना। और मशीन लाएंगे तो उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होगा, जबकि मजदूर बड़े कम पैसे में मिल रहे हैं। और जो श्रमिक हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग थे उस समय में, ध्यान रखिएगा 1837 से 1901 यानी कि विक्टोरिया काल ब्रिटेन की बात कर रहा हूं। इसमें जो काम था, जो श्रम था या फिर लेबर था, वो समय के अनुसार था, यानी कि उद्योगों की मांग के अनुसार था, घटता बढ़ता रहता था। जैसे अगर मान लीजिए किसकी सरकारी नौकरी लग गई तो वो सुबह 8:30 पौने 9 बजे जाएगा, शाम के 5:30 पौने 6 बजे आएगा। वो दिन भर काम करेगा, 5 दिन काम करेगा, यानी कि उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। उसको अगर सीएल या जो भी मिलती है वो लेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है उसके पास कि भाई सरकार को आज काम नहीं है, आप घर में बैठ जाओ, अच्छा 2 महीने बाद बुलाएंगे आपको, ऐसे नहीं है। लेकिन उस समय में जिस दौर की बात कर रहा हूँ, वहां पर जैसे गैस घर, अब जहाँ ठंडा इलाका होता है, ब्रिटेन में बर्फ बहुत गिरती है, तो गैस का काम, और जो बर्फ गिरती है तो लोग शराब भी पीते हैं, और शराब का काम, ये जाड़ों के दौरान ज्यादा काम होता था वहां पर। जैसे मैंने कहा कि गैस जो है वो काम बहुत जरूरी इस समय होता था जब ठंड ज्यादा होती थी। अब क्रिसमस के समय जैसे बुक बनाना है, प्रिंटरिंग की जरूरत है, बाइंडरों की जरूरत है, तो ये तब जरूरत पड़ती थी जब दिसंबर का समय आता था। 25 दिसंबर को आपका ये होता है क्रिसमस, तो उस समय जरूरत पड़ती थी। ऐसी जहां पर जहाज है, जैसे उसकी मरम्मत करनी है, साफ सफाई करनी है, उनको सजाना है, तो ये भी काम ठंड में या जाड़ों में किया जाता था। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक काम की तलाश में लोग निकले हुए हैं और पूरा एक परिवार दिखाया हुआ है, किस तरीके से काम की कमी थी और लोग इधर उधर मारे मारे फिरते थे काम के लिए। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ, इन सबको बताने का मतलब यही हुआ कि काम जो है घटता बढ़ता रहता था। ऐसा नहीं था कि काम बहुत आयत में था, बहुत ज्यादा था, और सीजनल काम था, आज है तो कल नहीं है, परसों है तो फिर उसको नरसों नहीं। ऐसा ये था कि एक अच्छी बात तो ये थी कि बहुत सारे जो उत्पादन हो रहे थे वो हाथ से किए जाते थे। मशीन से केवल वो वाले उत्पाद, बहुत कम तरीके के उत्पाद बनाए जाते थे, प्रोडक्शन किया जाता था मशीनों से। लेकिन बाजार की मांग क्या थी, मार्केट की मांग क्या थी? मार्केट ये चाहता था कि बड़े बारीक महीन हाथ से किया हुआ काम, बड़े महीन कारीगरी हो, खास आकार बनाए गए हो। खास आकार तो मशीन से नहीं बन पाएंगे। मशीन में तो एक बार आपने फीड कर दिया जो डिजाइन या फिर आकार, वैसे ही आप जितने चाहे उतने वो बना ले, मशीनें बना ले, या फिर
कपड़े बना ले, जो भी चीज निकलती है मशीनों से वो एक ही आकार में, उस समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हाथ की चीज चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो ये 19वीं सदी है उसके बीच में जब आए तो 500 तरह के हथौड़े, जिसमें 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी, यानी कि आप सोचे हथौड़े 500 तरह के थे और कुल्हाड़ियां ये 45 तरह की थी। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं था कि एक मशीन अपने लगा दी और वो खटाखट खटाखट सारे सारे हथौड़े निकालने लगी, नहीं, इसमें हाथ की, इसमें शरीर की, दिमाग की, इंसानी हाथ की क्वालिटी या फिर ये कहें कि स्किल, निपुणता चाहिए थी। फिर से उसी काल की बात करता हूँ, विक्टोरिया काल, यानी कि 1937 से 1901 के बीच की बात कर रहा हूँ। इसमें जो बड़े लोग थे, उच्च वर्ग के थे, पैसे वाले थे, कुलीन लोग थे, जो पैसे वाले थे, पूंजीपति वर्ग जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो हाथों की चीज बनी लेते थे। वो चाहते थे ऐसी चीज लें जिनको बनाया हाथ से गया है। इससे ये होता था एक तो परिष्कार और सुरुचि। परिष्कार मतलब होता है रिफाइनमेंट, अब सुरुचि मतलब होता है क्लास। इससे उनका क्लास निखर के आएगा कि देखिए हमने क्या चीज ली, क्या बेहतरीन हम चीज ले सकते हैं। ये रिफाइनमेंट थी, क्योंकि हाथ से जो चीज थी ना उसकी फिनिश अच्छी होती थी। और अगर मशीनों की बात करें तो मशीनों का प्रोडक्ट क्यों बनाया जा रहा था उस समय इसलिए कि जो उपनिवेश बनाए गए थे, जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश है, मान लीजिए हिंदुस्तान, तो जो मशीनों का प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा? उपनिवेशों में, हिंदुस्तान में आएगा। वहां के लोग कम ले रहे थे, बाकी जगह ज्यादा भेजा जा रहा था। अब जहां पर मजदूरों की कमी है वहां पर तो ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें कि अमेरिका में स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में जो काम करने वाले थे या फिर लोग, जो मैनुअल लेबर था, उसकी कोई कमी नहीं थी। एक चित्र देखिएगा, ये लोहे की फैक्ट्री में मजदूर है, और ये जो लोग हैं, खासतौर पे जो कलाकार हैं, वो इन मजदूरों को एक बड़े उसकी तरह पेश करते थे, आदर्शों के रूप में, कि भाई देखिए कितनी कठिनाइयां ये झेलते हैं, कितनी पीड़ा झेलते हैं, कितना काम करते हैं लोग। अब ये तो बात हो गई मजदूरों की क्या सिचुएशन थी। इस चित्र से आपको क्लियर दिख जाएगा मजदूरों का क्या हाल है, कि यहाँ पर एक औरत है, उनके हाथ में बच्चे हैं, और आप ब्रिटेन की ठंड समझ सकते हैं। ब्रिटेन इतना ठंडा होता है कि आप समझिए 10 से 11 बजे तो वहां शाम होती है, और 7 से 8 महीने तो वहां ठंड रहती है, जिसमें 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। इस तरीके का हिसाब किताब है। तो बेघर और भूखे लोग, और खास तौर में ऐसे, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि अगर कोई बेघर भी है तो बाहर जाके सो जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो अगर आप बाहर सोएंगे और माइनस का डिग्री टेम्परेचर है तो कैसे रहेंगे, खासतौर पर छोटे छोटे बच्चे। तो ये जो बेसहारा सड़क पर रहने वाले, आवारा, कहीं कोई किसी वर्क हाउस में रह रहा है, जिल्लत की बात झेल रहा है, कहीं कोई और है, वहां यहाँ इनको बाकायदा चेक किया जाता था इनको अंदर लेने से पहले, ये साफ सुथरे है कि नहीं, बीमारियां तो नहीं है। तो बड़ी बुरी हालत थी इस समय इनकी। तो ये मजदूरों की स्थिति है। अब बहुत सारे जब लोग काम करने वाले हो गए तो मजदूरों को भी दिक्कत होने लगी। वो कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो काम कम है, काम सबको तो मिलेगा नहीं। जैसी एक खबर पहुंचती थी गाँव में, ये गांव से लोग आए हुए हैं, जैसी खबर पहुंचती थी, अरे वहां पर नौकरी, वहां पर कारखाना है, वहां पर नौकरी है, या जो भी कुछ है, लोग दौड़ते थे किसकी तरफ? शहर की तरफ। हुजूम दौड़ता था। जब इतने सारे लोग शहर आते थे तो अब ये देखिए कि किसको नौकरी मिलेगी। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और मैं गांव से आया, तो आप मेरे दोस्त हैं, तो यानी यारी दोस्ती और जो कुनबा कुटुंब, यानी कि मेरी दोस्ती, मेरा यार, मेरा प्यार, और तुम मेरे दोस्त हो, और मैं तुम्हारा बचपन में मिला था, इस तरीके से जान पहचान जो थी, उसके नाम पे आप मुझे नौकरी दिला देंगे। तो उस समय जो नौकरी मिलने का मतलब था कि अगर आप दोस्ती रिश्तेदारी है, संपर्क है आपके, तो मिल जाएगी। लेकिन हर आदमी के पास ऐसा नहीं होता, हर आदमी इस तरीके से नहीं कर सकता, सोशल नहीं होता। कई लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। पुल के नीचे रैन बसेरे जो होते थे, रात में रहने वाली जगह, कई प्राइवेट रैन बसेरों में, रैन बसेरा मतलब होता है, रैन मतलब रात, बसेरा मतलब रहने की जगह, रात को रहने की जगह को रैन बसेरा कहते हैं। कई लोग जो है वो सरकार की तरफ से, निर्धन कानून विभाग की तरफ से जो अलग अलग रैन बसेरे बनाए गए हैं, या अस्थाई मतलब समय के लिए, ठंड का समय बना दिया इन्होंने, उसमें रहते थे। बहुत सारे जो है लोग खाली बैठते थे,
क्योंकि अब काम उन्होंने किया, उसके बीच में वो काम नहीं रहा तो खाली बैठना पड़ेगा। फिर वो सड़क पे आ जाते थे, जैसे ही वो काम बंद हो गया, थोड़ा बहुत काम किया, फिर सड़क पे आ गए। तो थोड़ा इधर उधर ढूंढना और ये सब बहुत मतलब बड़ी दिक्कत की बात थी उनके लिए। एक और चीज हुई, 19वीं सदी की जो शुरुआत है उसमें लोगों का की तनख्वाह बढ़ी। लेकिन अब देखिए कि अगर तनख्वाह बढ़ती है, आपको याद होगा कि अच्छा, इससे आप पता नहीं लगा सकते कि भाई तनख्वाह बढ़ गई तो आपने एक आंकड़ा निकल के आ जाता है, आंकड़ा निकल के आ जाता है, आप कहते हैं देखो तनख्वाह बढ़ गई लोगों की, कितना बढ़िया हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं। हुआ ये कि आपको याद है कि जो नेपोलियन युद्ध चल रहा था उसमें लोगों की पैसे या मजदूरों की आय बढ़ी, लेकिन अगर उसकी इनकी वास्तविक मूल्य देखें तो वो कम थी। क्योंकि मान लीजिए आपको 100 रुपए दिया गया, ठीक, आपका घर जो है वो 70 रुपए में चल जाता है। 100 रुपए आपको मिल रहा है, 70 रुपए में चल जाता है, तो 30 आप किसी तरीके से रख लेंगे, कभी कोई दिक्कत परेशानी आ गई। लेकिन अगर आपको 100 रुपए मिलते हैं और वही 70 का सामान जो है 170 में मिलने लगा, तो आपके पास तो 170 में मिलने लगा, तो 70 रुपए कहाँ से आएंगे? यानी कि आपकी तनख्वाह तो वही है, और तनख्वाह को अगर कहा कि मान लीजिए थोड़ा और बढ़ा दिया, हाँ आपकी तनख्वाह बढ़ गई, 120 रुपए हो गई, सामान 170 में खरीदना पड़ रहा है, तो 50 रुपए का आपको वही हुआ ना, मतलब वास्तविक मूल्य तो ज्यादा हो गया। कहने का मतलब आपकी तनख्वाह तो बढ़ गई, लेकिन सामान के रेट भी तो बढ़ गए, चीजों में इन्फ्लेशन भी तो हो गया, महंगाई भी तो बढ़ गई। तो इसलिए इससे पता लगाना कोई ऐसा मतलब इट्स नॉट सो इजी कि अगर आपकी तनख्वाह बढ़ गई तो वाकई में आपकी रहन सहन भी बहुत अच्छा हो गया। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा इसको इस तरीके से नहीं देखा जा सकता। अब रोजगार जो था ये हमेशा उस तरीके से मिलता था, दिन के हिसाब से, कितना दिन आपने काम किया है, कैसे आपने काम किया है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये कह सकता हूं इस बात को कि 10% शहरी आबादी 19वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1850 करीब की बात कर रहा हूं मैं, इसमें 10% जो शहरी आबादी थी ब्रिटेन की, वो बहुत गरीब थी। निहायत, निहायत शब्द मतलब होता है बहुत ज्यादा, वो उसको बोलते हैं तुम बहुत निहायत ही ढोंगी आदमी हो, बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ही ज्यादा लोग गरीब, बहुत ज्यादा गरीब 10% में थे। और अब अगर आप देखें कि 1830 का जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी, तो ये जो बेरोजगारी है कहाँ पहुंच गया, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुंच गया, लोगों को काम ना मिलना कहाँ तक पहुंच गया, ये 35 से 75% पहुंच गया है। मतलब 100 में से 75 लोग अब बेरोजगार हैं। आप सोचें क्या सिचुएशन रही होगी। आप ये देखें कि एक मध्य लंदन में निर्माणाधीन एक अंडरग्राउंड भूमिगत रेलवे स्टेशन है, और इसमें लोगों को काम मिलता था, यहाँ से वहां लोग जाते थे। इसका मैं इसकी चर्चा करूंगा कि ऐसा भी समय आया। लेकिन उससे पहले ये बताऊं आपको कि जो बेरोजगार थे वो टेक्नोलॉजी से बड़े चिढ़ते थे। जैसे ही ऊन उद्योग में वूल वाला जो इंडस्ट्री है उसमें स्पिनिंग जेनी आ गई। स्पिनिंग जेनी जेम हरग्रीव साहब है, उन्होंने 1764 यानी कि 1764 में एक मशीन बनाई, और इससे क्या हुआ कि जो कताई होती है उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका बहुत तेज हो गया, मजदूरों की मांग कम रह गई, क्योंकि एक ही पहिया घूमता था और वो एक मजदूर ही बहुत सारी तकलियां घुमा देता है। था कहने का मतलब बहुत सारे धागे एक साथ वो बना देता था। मान लीजिए 50 लोग बना रहे, वो एक आदमी बना देता था। तो ये जो स्पिनिंग जेनी जब आई, जिसको जेम्स हरग्रीव साहब ने बनाया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर महिलाओं ने, इन पर हमला किया। किस पर? इस बात पर कि मशीनों पर किया, और ये टकराव बहुत समय तक चलता रहा, क्योंकि अगर मशीन आ गई, वैसी बेरोजगारी है, और आप मशीन आके और हमको हमारी छटनी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ 1840 में, ये जो इलाका है, ये जो मतलब क्षेत्र है, फील्ड्स है, कहें कि यहाँ पर शहरों में निर्माण यानी कि डेवलपमेंट शुरू हो गया, चीजें बनने लग गई। मान लीजिए सड़क है, उसको चौड़ा किया जाने लगा, नया रेलवे स्टेशन बनने लगे, रेलवे लाइन बढ़ाई जाने लगी, सुरंगों का जब जिसे हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह नीचे 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 जाना, जमीन के नीचे, सुरंग जिसे कहते हैं, और सीवर बिछाए, निकासी के लिए चीजें बिछाई गई, नदियों का जो तटबंध होता है जिसे हम डॉक या हार्बर कहते हैं वो बनाया गया। तो ये सब चीजें काम बढ़े, ऐसा नहीं है 1840 के बाद ये सब काम बढ़े, लोगों को काम मिले इसमें। इसका अगर मैं इसको नंबर में बताऊं तो जो ट्रांसपोर्ट उद्योग में थे, परिवहन उद्योग में थे, उनकी संख्या 1840 के दशक में दोगुना हो गई, और अगले ही 30 सालों में ये फिर और दोगुना हो गई, मतलब दोगुना और उसका फिर दोगुना हो गई 30 सालों में।
यानी कि ये सब काम बढ़े, और जब डेवलपमेंट होता है तो वहां पर लोगों को काम अवश्य मिलता है। ये मजदूरों की सिचुएशन रही। अब उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, इंग्लैंड की हमने बात की कि इंग्लैंड में कैसा रहा औद्योगिकीकरण का समय। अब ये देखिए कि इंग्लैंड का, अच्छा इंग्लैंड क्या है, पश्चिम को रिप्रेजेंट करता है, पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कंट्री। हम बात कर रहे हैं अब जरा वो जो कहते थे पूरब, उनकी बात करते हैं, हमारे देश यानी हिंदुस्तान की बात करते हैं। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे असर पड़ा, और हम इस तरीके से देखेंगे कि हम उस समय कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, किसके, इंग्लैंड के। और हम बात करेंगे कपड़ा उद्योग की। कपड़ा उद्योग का एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जैसा उपनिवेश, हमारे जैसी कॉलोनी कैसे उस समय औद्योगिकरण से गुजरा। तो भारतीय कपड़े का युग, आपको याद है कि पहले मशीन उद्योग से पहले भारत का जो कपड़ा है वो बड़ा जबरदस्त था, और उसकी तूती बोलती थी पूरे विश्व में। सूती उत्पादों का दबदबा था हमारे यहाँ, रेशम और सूती उत्पाद, क्योंकि पूरे देशों में जो कपास उगता था वो बड़ा मोटा कपास था। लेकिन हमारे देश में जो कपास पैदा होता था बड़ा महीन, बड़े फाइन क्वालिटी का, महीन किस्म का हमारे पास कपास था हिंदुस्तान में। तो इसमें कई कई सारे सौदागर, आर्मीनियन और फारसी, ये अफगानिस्तान, फारस, मध्य एशिया के रास्ते इसको लेकर जाते थे, और बहुत सारे दर्रे थे, रेगिस्तान थे, उसको पार करके ले जाते थे। ये हमारे यहाँ का महीन महीन सामान, महीन, ये जो बात कर रहा हूँ, महीन किस्म का कपास। तो इससे जो बंदरगाह है, खास तौर पे औपनिवेशिक बंदरगाह, यहाँ पर समुद्री व्यापार चलता था। जैसे अगर नाम लूं मैं तो सूरत गुजरात में जो सूरत का बंदरगाह है वो कई जगह से जुड़ा हुआ था। जैसे भारत खाड़ी और लाल सागर के जो बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब ये होता है जहां पर आके शिप रुकता है, जहाज रुकता है, डॉक कह सकते हैं, हार्बर कह सकते हैं इसको। अगर हम कोरोमंडल का तट ले, मतलब भारत के दो तट का नाम लिए जाते हैं, कोरोमंडल और मालाबार। तो कोरोमंडल अगर भारत आपके सामने है तो दाएं हाथ की तरफ जो मछलीपट्टनम है, कोरोमंडल तट उस जगह पे है। ऐसी बंगाल में हुगली है। यहाँ से जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, वहां के जो बंदरगाह थे, वहां से हमारा खूब व्यापार चलता था। जैसे ये जो निर्यात हो रहा है ना, इसमें भारत के जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, और बैंकर, उस समय बैंकर, क्योंकि उस तरीके से बैंक नहीं थे, लेकिन फिर भी बैंकिंग गतिविधियां के नाम पे तो कुछ ना कुछ तो चल रहा था। जब पैसे का आदान प्रदान होता है तो वो उत्पादन में पैसा लगा रहे थे, चीजों को लेकर जाते थे, निर्यातों तक, जो निर्यात कर रहे उन तक पहुंचाते थे। यानी कि जो माल भेजने वाला है वो सौदागरों से लेता था, बंदरगाह पहुंचाता था, मतलब बहुत अंदर जहां से बन रहा है वहां से लेकर आप ये समझ लीजिए कि वहां तक, बंदरगाह तक लाना। और वहां पर भी बाकायदा दलाल जो है वो कीमत उनकी तय होती थी कि ये सामान है, उसकी बोली लगती थी, नीलामी होती थी, और वहां से फाइनली वो निर्यात होता था। यानी कि पूरा एक नेटवर्क था। लेकिन 1750 के बाद जो भारतीय सौदागर वाला नियंत्रण है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा इनके हाथ में था, वो नेटवर्क टूटने लगा, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां आ गई, ताकत उनकी बढ़ रही थी। पहले होता था कि पहले उन्होंने क्या किया कि जो आसपास, जो जिस जगह भी वो गए यूरोपीय कंपनियां, उन्होंने पहले तो वहां की स्थानीय दरबारों से कई तरह की पहले रियायतें हासिल कर ली कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हमको थोड़ी सी आप रियायत दीजिए, हमको कुछ इसमें से कुछ हमारी ढील दीजिए। उसके बाद उन्होंने उन व्यापार, जैसे मान लीजिए मैं एक एक्स व्यापार कर रहा हूँ, तो मैं वहां पर आया, यूरोपीय कंपनी हूं मैं आया, और मुझे उन्होंने कहा आप एकाधिकार हो गया, आप जैसे चमड़ा का उद्योग करना चाहते हो, उन्होंने कहा चमड़ा उद्योग आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इजारेदारी मतलब क्या होता है, तो इससे जो सूरत और हुगली है, वो जो बंदरगाह है जो बहुत चला करते थे, वो सब बंद हो गए। इसमें निर्यात में भी बहुत कमी आ गई। जो कर्जे पर व्यापार चलता था, हर व्यापार, ये जो व्यापार मैंने आपको सब समझाया बताया, वो कर्जे पर चलता था कि भाई पैसा जो है पहले नहीं दिया जाता था, आपने अपने सामान ले लिया, इधर उधर कर दिया, और कर्जे पे काम चल रहा था, वो सब खत्म होने लगा। अब जब बगैर कर्जे के मतलब काम चल रहा है, अगर आपको पैसा आनन फानन साथ में देना है, तो बैंकिंग वाली जो प्रक्रिया एक कहे कि वो ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो तो बंद होने लगा, खत्म होने लगा। तो
17वीं सदी का अगर आखिरी साल लिया जाए, आखिरी साल लिया जाए, तो सूरत बंदरगाह को अगर मैं उसको केवल आपको इस बंदरगाह के बारे में बताऊं, तो व्यापार जो यहाँ हो रहा था, ट्रेड जो हो रहा था, वो 1.6 करोड़ था। लेकिन वहीं पर 1740 के दशक तक ये कितना हो गया? ये हो गया 30 लाख रुपए। कितनी कमी हो गई इसमें? तो वो जगह फिर अब उस लगी कि नहीं रही, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां आ गई और उन्होंने अपना फैलाव शुरू किया। ये सूरत की एक इंग्लिश फैक्ट्री का चित्र है। ये सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री है। तो ये सब अभी कमजोर हो गए, सूरत और हुगली कमजोर हो गए, लेकिन बंबई और कलकत्ता इनकी स्थिति में बहुत बढ़िया सुधार आने लगा। कहने का मतलब कि जो औपनिवेशिक सत्ता है, कॉलोनियल जो लोग हैं, वो अपनी ताकत दिखा रहे थे। इन्हीं जगह से ये जो नए बंदरगाह थे, अब इन पे ये नए बंदरगाह क्यों फले फूले? क्योंकि यूरोपीय कंपनियां जो थी उनके नियंत्रण में ये थे पहले तो, और ये इन्हीं के जहाज उपयोग होते थे चीजों का आयात निर्यात करने में। जो पहले के जो चले आ रहे घराने थे ना, वो तो या तो इनके साथ काम करें या फिर वो खत्म हो जाए, ऐसा हिसाब किताब बन गया था। तो ये जो बुनकर है और कारीगर है, इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, इनकी जिंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई? यहाँ पर देखिए काम पे लगे हुए बुनकर साहब हैं, गुजरात का ये चित्र है। तो बुनकरों के साथ क्या हुआ? 1760 की बात करूंगा तो यहाँ पर भारत के कपड़े के निर्यात में अगर आप सोचे कि हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, कपड़ों में गिरावट आएगी, ऐसा नहीं हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कपड़े के निर्यात में गिरावट नहीं आई हमारे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने देखा हाँ ये तो बारीक इनका सामान है हिंदुस्तानियों का, तो और इसकी मांग भी बहुत है, तो उन्होंने इस काम को बंद नहीं करवाया, उन्होंने इसमें मदद की। यानी उस कपड़े के निर्यात को, भारत से जो कपड़े का निर्यात हो रहा था उसकी मदद की, उसको और निर्यात करने में इन्होंने एक तरीके से हेल्प की। 1760 और 1770 यहाँ पर बंगाल और कर्नाटक इसमें आने से पहले और निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी इनके पास। ईस्ट इंडिया के पास तो ये सत्ता थी नहीं। अब हुआ ये कि जब कपड़े हासिल करने के लिए, जो बुना हुआ कपड़ा है उसके लिए बहुत सारे लोग, यानी कि फ्रांसीसी भी आ रहे हैं, डच भी आ रहे हैं, पुर्तगालिया भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो वहां के लोग हैं वो भी हैं। तो बुनकर और जो सौदागर है वो बहुत ज्यादा मोल भाव करते थे, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको मिल जाता था सामान। तो इस पे मतलब बाकायदा लोगों ने, जो ईस्ट इंडिया वाले हैं, उन्होंने बताया, अंग्रेजों लोगों ने बताया अपने वहां जो बैठे हैं ब्रिटिशर्स को कि देखिए हमें ये दिक्कत आ रही है। ये तब था जब उनके पास बंगाल और कर्नाटक की सत्ता नहीं थी। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सत्ता आ गई, उन्होंने इसके ऊपर एकाधिकार जमा लिया, यानी कि मेरा केवल यूनानिमस, अब हमारा राज है इस पे। तो इससे ये हुआ कि ये सब जो प्रतिस्पर्धा आप देख रहे हैं ये सब खत्म की उन्होंने, और ये बिल्कुल तैयारी कर ली, एकदम प्रबंधन इस तरीके से कर लिया कि चीजें हमारे पास रहेगी। रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ अब चीजें, पहले तो सब चीजें पे अंकुश लगाना, ये सब चीज हो रहा था। और ये जो सामान है जिसके बारे में बात हो रही है, कपास और रेशम, जिसके लिए इन्होंने नई व्यवस्था लागू की। और ये जो लागू की, जब इनके पास ये बंगाल और कर्नाटक की राजनीतिक सत्ता आ गई तो चरणबद्ध तरीके से की। पहला काम ये था कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में जो व्यापारिक दलाल है और जो व्यापारी है, जो मैंने यहाँ पर आपको जिक्र किया, उनको तो सबसे पहले उनको खत्म किया। और जो डायरेक्ट बना रहे, जो बुनकर लोग हैं, उनके पास उन्होंने डायरेक्ट अपना 1-to-1 कांटेक्ट शुरू किया। यानी बीच में जो दलाल और व्यापारी थे उनको खत्म करने की कोशिश की। तो कंपनी वालों ने क्या किया कि इनकी निगरानी रखने के लिए कि बुनकर जो एक्चुअल आदमी बना रहा है, जो बुनकर काम कर रहा है कपास और रेशम का, उस पर डायरेक्ट वो निगरानी रखे, माल इकट्ठा इनसे किया जाए, और कपड़े जो बनाए उन्होंने वो ठीक है कि नहीं, उनकी क्वालिटी जांच करने के लिए बाकायदा वो वेतन भोगी लोग तैयार कर दिए। यानी कि एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉय करके, रोजगार देके वहां पर काम पे लगा दिया, जिनको गुमाश्ता कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गुमाश्ता। तो गुमाश्ता एक ऐसा आदमी था जो बुनकरों के पास जाता था, बुनकरों को देखता था, और जो वो बना रहे हैं वो कैसा है, क्या है, और उनसे कांटेक्ट जो है डायरेक्ट बुनकरों से गुमाश्ता बना दिया। ये सब बीच में दलालों व्यापारी हटा दिए। अब दूसरा काम इन्होंने क्या किया
कि कंपनी ने ये जो बुनकर है ये किसी और को ना बेच पाए, किसी और को सामान नहीं बेच सकते, ये तय कर लिया, क्योंकि उनको दिया जाता था एडवांस में पैसा। एक बार जब एडवांस में या पेशगी की रकम दे दी जाए और उसके बाद इनको कर्जा भी देते थे, बाकायदा लोन दिया जाता था। तो जब हमने पहले एडवांस दे दिया, कर्जा भी दे दिया, तो आप किसी और को सामान नहीं बेच सकते साहब, सारा सामान आप देंगे गुमाश्ता को। ये एक पाबंदी लगा दी। अच्छा, एक तरीके से, क्योंकि जो बुनकर थे उनको पैसा भी मिल जाता था, लोन भी मिल जाता था, ये उनके लिए भी ठीक था। तो लेकिन जैसे जैसे इनको, मैंने जैसे कहा, पेशगी इन्होंने ली या फिर का एडवांस स्वीकार किया, और उनके जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जो बुनकर थे, वहां खेती से पूरा काम तो बन नहीं पाता था। तो कम से कम ये है कि बुनकरी से थोड़ा सा काम निकल जाता था, पूरा परिवार जो है वो इसमें काम करने लगा। अब हुआ ये कि जो गुमाश्ता थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो गुमाश्ता थे, पहले क्या होता था कि जो भी आदमी बनाया जाता था किसी जगह का, वो उसी जगह का होता था। यानी कि पहले जो आपूर्ति वाले सौदागर थे, जिनके बारे में हमने यहाँ बात की, जो व्यापारी और आपूर्ति वाले जो सौदागर थे, या आपूर्ति सौदागर जो मैं कह रहा हूँ, ये लोग जो थे वो उस गांव के थे। तो क्या है, गांव के लोग एक दूसरे को सब जानते हैं, दोस्ती यारी है, किसी की मौत हुई, किसी घर में कोई खुशी आई, सब मिल बैठ के बात करते थे, सब एक दूसरे के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, गहरे ताल्लुकात थे। लेकिन अब जो गुमाश्ता तय किए अंग्रेजों ने, वो उस गांव के थे ही नहीं, तो उनके बीच में अब टकराव होने लगा। क्योंकि गुमाश्ता का केवल काम ये था कि भाई जाओ चेक करो, अगर इन्होंने नहीं किया तो उनको कोड़े बरसाओ, सजा दियो। देखिए इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि बुनकर को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। तो उनके साथ ये हुआ, तो फिर इनके बीच में बुनकरों और ये जो गुमाश्ता वगैरह है, इनके बीच में टकराव शुरू हो गया। बहुत सारे लोग कर्नाटक और बंगाल को छोड़ के चले गए, और क्योंकि अगर वहां रहेंगे तो बनाना पड़ेगा चीजों, क्योंकि उनका लोग जो औपनिवेशिक लोग हैं वो उनसे काम करवा रहे थे। तो ये सब समस्याएं उस समय हुई। यहाँ तक तो क्योंकि कर्जा भी ले लिया था उन्होंने और पेशगी भी लेते थे, तो काम करना पड़ता था। अब भारत में मैनचेस्टर का आना, तो भारत में मैनचेस्टर का आना, इसका मतलब क्या हुआ? चीजें जब 1772 की बात मैं कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया की कंपनी के अफसर एक हेनरी पतुलो साहब ने लिखा था कि भारत में भारतीय कपड़े की मांग जो है, वो भारतीय कपड़ा इतना बढ़िया है कि इससे अच्छा कोई माल नहीं है और कभी भी इसकी कमी नहीं हो सकती, इसकी मांग में कमी नहीं हो सकती। लेकिन आगे आगे हमने देखा 19वीं सदी के शुरुआत में जो भारत का कपड़ा जाना था, निर्यात होने वाला था, वो इस तरीके से जारी नहीं रहा। यानी 1811-12 में जो सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, और केवल 50 तक आते आते 33% जो निर्यात होता था सामान, उसमें से 33% किसका हिस्सा था? कपड़े का, या फिर ये कहें सूती माल का, वो केवल 3% रहेगी। तो इसके पीछे कारण क्या थे? इसका कारण ये था कि अब कपास उद्योग जब विकसित हुआ इंग्लैंड में, तो उद्योगपति जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये जो सामान है ये कहीं और से मत लाइए, यहीं से बनना चाहिए, और अगर आप लाते हैं तो उस पर शुल्क लगाइए। इन्होंने अपनी सरकार को कहा, कि इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने, उन्होंने ये कहा कि एक तो सामान वहां से मत लाइए, दूसरा इन्होंने कहा कि हमारा जो सामान यहाँ पर फैक्ट्री में तैयार हो रहा है उसको भारतीय बाजार में बेचिए आप जाके। ये चीज कि मतलब यहाँ से सामान तो जा ही नहीं रहा है, मतलब हिंदुस्तान से जो चीजें जाया करती थी इंग्लैंड, अब तो वो नहीं जा रही, लेकिन इंग्लैंड में जो बना हुआ कपड़ा है वो कहाँ आ रहा है? हमारे यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से बुनकरों के पास ये जो समस्याएं आ रही थी, निर्यात उनके लिए कम होने लगा, मतलब क्योंकि निर्यात कम हो गया था, और स्थानीय बाजार जो थे वो भी सिकुड़ने लगे, क्योंकि जिस तरीके से मैनचेस्टर से कपड़ा चला आ रहा था हिंदुस्तान में, वो सस्ता था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। सीधी सी बात तो ये है, अगर हम हिंदुस्तानियत और अभी राष्ट्रवाद को छोड़ दें, तो जो बाहर से सामान आ रहा था वो वाकई में अच्छा था, और इसलिए लोग उसकी तरफ जा रहे थे। इसलिए जो वहां के लोग थे, बुनकर थे, उनकी हालत पतली होने लगी थी। और जो स्थानीय बाजार है, जैसे मैंने कहा कि वहां पर मैनचेस्टर का सामान जबरदस्त तरीके से आ रहा था, उसकी मांग भी बहुत ज्यादा थी। तो बुनकर तो जो हाथ से बनाते थे वो इसका मुकाबला तो कर नहीं सकते। एक थोड़ी सी और समस्या यहाँ पर आई 1860 में, कि कपास उन्हें नहीं मिल पा रहा था, मतलब कपास अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ
और अमेरिका से कपास की आमद आना बंद हो गई, मतलब वो चीज आने बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। जब ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन कहाँ से ले रहा था, अमेरिका से लेने लगा। अमेरिका जब अमेरिका का अंदर का युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। अब जब भारत से जो कच्चा कपास है उसके निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी, क्योंकि निर्यात होने लगा सामान। जब सामान निर्यात हो रहा है, इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई, तो जो बुनकर लोग थे वो कच्चा माल कहाँ से पाएंगे। जो सामान आप देखिए, एक आम होता है अल्फांसो आम। अल्फांसो आम जो होता है हमारे देश का सबसे बेहतरीन आम कहा जाता है। ये जितना भी बनता है एक्सपोर्ट हो जाता है, यानी कि वो हमारे देश का आम है, लेकिन हमारे देश के लोग नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो निर्यात होता है, क्योंकि बाहर में उसकी बहुत ज्यादा मांग है। तो जिस तरीके से कच्चे कपास की मांग बाहर ज्यादा हो गई, हिंदुस्तान से बाहर जाने लगा, यानी कि ब्रिटेन जाने लगा, तो फिर वो बुनकर बेचारे कहाँ से ले पाएंगे उसको, उनके पास उतनी कीमत तो होगी नहीं, क्योंकि ये चीज तो बाहर जाने वाली है। तो यहाँ पर भी पेट पालना उनको असंभव हो गया, क्योंकि उनको कच्चा माल ही नहीं मिल रहा था। एक थोड़ा सा एक और इसमें एक दिक्कत जरूर आई कि भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा था। एक और समस्या देखिए बुनकरों में क्या आई और कारीगरों में, क्योंकि अब भारतीय कारखाने बन गए थे, वहां पर चीजें बन रही थी, और फिर जो हाथ का काम है वो हिंदुस्तान के कारखानों में भी उत्पादन के कारण थोड़ा सा कम होने लगा। तो ये सारे जो मैंने कारण बताया, प्रकरण बताया, वो ये था कि किस तरीके से बुनकरों की हालत हुई। ये बात हुई जो हिंदुस्तान की बात है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।